नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। जागते रहो में आज सबसे पहले ना तो किसी वीआईपी की बात करेंगे, ना किसी मंत्री की और ना ही किसी अफसर की, बल्कि बात करेंगे उनकी जिम्मेदारी की। बात करेंगे गरीब की, उन गरीबों की जो मुजफ्फरपुर अस्पताल में गए थे अपनी रोशनी लेने, लेकिन उस भरोसे के बदले उन्हें मिला जिंदगी भर का अंधेरा। ऐसा अंधेरा कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई, साथ ही साथ उनके परिवार की भी। उस पर डॉक्टरों ने अपनी करतूत छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए उनकी आंख निकाल ली। बताएंगे क्या है बिहार के मुजफ्फरपुर का दिल दहला देने वाला ये आंख निकलवा कांड, और कौन है इस कांड का गुनहगार। इधर उत्तर प्रदेश के नौजवानों का हाल सुनकर भी आप रो जाएंगे। उन पर जो बीती है वो आपको गुस्से से भर देगा। और सरकार की लाचारी और बेबसी को लेकर हम क्या ही कहें। सरकारी हकीकत सारी दुनिया जानती है। 20 लाख से ज्यादा युवाओं की साल भर की मेहनत पर एक झटके में पानी फिर गया, और सरकार अभी तक असली सरगना तक नहीं पहुंच पाई। जागते रहो में हम यूपी सरकार से चीख चीख कर पूछेंगे, कौन है युवाओं से खिलवाड़ करने वाले वो गुनहगार। इधर जनता त्राही त्राही कर रही है, उधर बिहार में नेता अपने अहंकार में चूर बैठे हैं और जनता के हक की लड़ाई छोड़कर अपनी निजी लड़ाई में विधायक की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा परिसर में आज बाहर जमकर गाली गलौच हुई, तो परिसर के भीतर शराब की बोतल का बोलबाला था। वाह रे नेताओं, क्या कर दी है इस देश की हालत। नेतागिरी से बिहार विधानसभा ही नहीं, दिल्ली में संसद भी शर्मिंदा है। 12 सांसदों के निलंबन को उचित ठहराने में विपक्ष हंगामे पर उतर आया है। सदन के बाहर और सदन के भीतर जमकर शोर शराबा हुआ, और हम और आप अपने चुने हुए नुमाइंदों का यह तमाशा देखने के लिए मजबूर रहे। बताएंगे इस शोर शराबे के पीछे का सच भी आपको। और उधर किसान में अब आपस में घमासान मचा हुआ है। एक धड़ा कहता है कि घर जाएंगे, तो दूसरा कहता है कि यह सब अफवाह है। क्या आंदोलन दम तोड़ने की कगार पर है? जागते रहो में हम इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या है बिहार का आंख निकलवा कांड। बिहार के मुजफ्फरपुर से आई हॉस्पिटल में, जहां फ्री मोतियाबिंद ऑपरेशन का कैंप लगा हुआ था, जिसमें 300 से ज्यादा मरीजों की आंखों का इलाज हुआ, जहां 26 से ज्यादा मरीजों की एक आंख की रोशनी ही चली गई। यही नहीं, ऑपरेशन कराने वाले कई मरीजों ने कहा कि डॉक्टरों ने उनकी आंख निकालने के लिए कहा है, नहीं तो यह इंफेक्शन दूसरी आंख में भी बढ़ सकता है, जिसके चलते 26 में से 4 मरीजों की एक आंख अब तक निकाली जा चुकी है। हुआ दरअसल यह कि मुजफ्फरपुर आई अस्पताल में ऑपरेशन कराने वाले कुछ मरीजों ने बताया कि 22 नवंबर को उन्होंने मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन के 4 घंटे बाद ही वो दर्द से परेशान होने लगे, तो उन्हें कोई दवा दे दी गई, लेकिन इस पर कोई आराम नहीं मिला। फिर इंजेक्शन लगवाया गया, तब भी राहत नहीं मिली। दर्द बढ़ता देख उन्हें चश्मा और दवाई दे दी गई, लेकिन आराम तो नहीं मिला। फिर आनन फानन में मरीजों को पटना भेजना पड़ा। अब पटना का अस्पताल यह कह रहा है कि आंख नहीं निकलवाई तो इंफेक्शन और ज्यादा फैल जाएगा। अब आपने ये तो सुन लिया आंख निकलवा कांड, लेकिन ये आंख निकलवा कांड जो बिहार में हुआ है मुजफ्फरपुर में, इसका सच क्या है, इसमें हुआ क्या था दरअसल, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल हुआ यह कि मुजफ्फरपुर में फ्री मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप था। 300 से ज्यादा मरीजों की आंखों का इलाज इसमें हुआ, जिनमें से 26 लोग अपनी एक आंख की रोशनी गंवा बैठे। दूसरी आंख में इंफेक्शन का खतरा है। आंख नहीं निकलवाई तो अब हालत यह हो गई है कि इंफेक्शन ज्यादा फैलेगा, इसलिए 4 लोगों की आंख तक निकलवानी पड़ गई, और न जाने कितने लोग हैं जिनको आंख निकलवाने की नौबत आने वाले वक्त में पड़ जाए। तो आप समझ रहे हैं ना कि दरअसल जो पूरा मामला ये है क्या। रोशनी की आस में ये लोग अस्पताल आए थे, लेकिन इन्हें जिंदगी भर का अंधेरा मिला है। उम्मीद थी कि आंख बेहतर हो जाएगी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते ये लोग अपनी दोनों आंखें गंवा बैठे। परिवार का एक आदमी जिसकी आंख निकाल ली जाए, जरा सोचिए उस परिवार का क्या होगा। जिनकी आंखें निकाली गई हैं ये लोग कोई मंत्री अफसर तो थे नहीं। अगर होते तो पूरी मीडिया में इस वक्त हल्ला मच गया होता, आसमान सिर पर उठा लिया गया होता। लेकिन ये वो लोग थे जो किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, गरीब हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, सिर्फ अपने श्रम पर, अपनी मेहनत पर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। लेकिन अब उनकी आंख चली गई। इंडिया न्यूज लड़ेगा इनके हक की लड़ाई। पहले आप इन पीड़ितों का दर्द सुनिए। आँख से हल्का हल्का दिखता था, हम सब सोचे कि ऑपरेशन करा देंगे तो माँ को देखने लायक हो जाएगा, अपना से बाथरूम उथरूम जाने लायक हो जाएगा।
तो हॉस्पिटल ले आए, यहाँ ऑपरेशन करवाएं। ऑपरेशन करने के बाद माँ को परेशानी बढ़ गया। आँख से जो है पस निकलने लगा, पानी निकलने लगा, भर रात माथा में दर्द होने लगा, छटपटाने लगा। तो फिर हम यहाँ का डॉक्टर को बोले भाई ऐसे तो ऑपरेशन में नहीं होता है। तो यहाँ का डॉक्टर बोला कि पटना भेजा हम लोग को। पटना भेजा। किसके साथ भेजा था? यहाँ के कर्मचारी स्टाफ के साथ भेजा पटना। और पटना में हम लोग गए, डॉक्टर से दिखाए उखाए। तो डॉक्टर बोला कि आँख बचने वाला नहीं है, आँख का अल्टर ऑपरेशन हो गया है, इसे आँख को निकलवाना ही पड़ेगा। तो फिर वहाँ से आके मुजफ्फरपुर में हम आँख को डॉक्टर निकाला। यहाँ आँख से पूरा पानी बह रहा है और पूरा कीचड़ सब निकल रहा है। कल क्या हुआ, कल आँख निकाल के और फिर से रुइया कस दिए और रुइया कस के अगर बाद यहाँ पर राजा कह रहा है कि चाहिए यहाँ से चुप्पे चापे भागे, पर ज्यादा हल्ला नहीं कीजिए। डॉक्टर आया था, उसको बताया था ये बात? हाँ डॉक्टर के बताया, लेकिन डॉक्टर करे कि बोलिए नहीं, हल्ला नहीं कीजिए। हम सब देख रहे थे, छुट बोल के भाग गया, अभी तक आया नहीं। हम लोग के स्टाफ को ले जब आँख निकाल दिया तो बोला कि घर जाइए। हम कहले कि नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। पूछे नहीं कि आँख क्यों निकाल लिया पूरा? बोले इंस्पेक्शन हो गया। डॉक्टर से कंसल्ट किया, वहाँ पे भेजा गया, वहाँ ड्रॉप डाल के बोला गया कि नहीं अभी आँख डैमेज हो गया, अब इसका जो है निकलवाना होगा। उसके बाद ये आँख को निकलवा दिया गया और जो है 2-4 लोग को निकलवा के माने वो लोग भेज दिया गया डरा के कि आप लोग जाइए, आपका अथी हो गया। और हम लोग यहाँ पे रुक गए, रुक के सोचे कि माने कि इन्फॉर्म करके मीडिया को इसका अथी बताया जाए कि आखिर क्यों हुआ। कितने लोग? तो रूह कपकपा जाए, ये ऐसा मामला है जिसकी आंखें चली गई हैं। वो लोग अब छाती पीट कर रो रहे हैं। आगे की जिंदगी को लेकर घना अंधेरा छा गया है, लेकिन जिम्मेदार लोग इस मामले को दबा रहे हैं, पीड़ितों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन को सुनेंगे आप तो गुस्से से भर जाएंगे। उनका वही घिसा पिटा जवाब, जांच होगी, कमेटी बनेगी, दोषियों को सजा मिलेगी। शर्म आती है इस तरह के प्रशासन पर। जी अभी जस्ट मेरे संज्ञान में एक व्यक्ति ने फोन किया था, मुझे संज्ञान में आया। मैंने उनसे कहा कि आवेदन दे दीजिए और मैं अविलंब इसकी जांच करवाता हूँ। ब्लाइंडनेस कंट्रोल के इंचार्ज अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम बना दे रहा हूँ, जिसमें कि आई स्पेशलिस्ट भी होंगे और वो 3 दिन के अंदर जांच करके प्रतिवेदन देंगे कि किस परिस्थिति में हुआ, ऑपरेशन में क्यों नहीं जो है ऑपरेशन के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया या नहीं किया गया और किस परिस्थिति में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। और जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो अब तमाम सफाइयां दी जा रही हैं, जांच की बात की जा रही है, लेकिन बिहार में जो आंख निकलवा कांड हुआ है, दरअसल इसका गुनहगार कौन है, सवाल ये खड़ा होता है। क्या अस्पताल ने सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया? 26 लोगों का अब क्या होगा जिनकी आंखें चली गई? उनके परिवार का क्या होगा? उन 26 लोगों की जिंदगी जो बर्बाद हुई है, उनकी तो जिंदगी गई, लेकिन जिन लोगों ने किया है उनका क्या होगा? आंख निकलवा में क्या सिर्फ जांच काफी होगी? इन गरीबों की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी नेता और मंत्री के साथ सोचिए, अगर ऐसा होता तो क्या हड़कंप मच गया होता। सरकार और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए क्या? इंडिया न्यूज, हम वादा करते हैं आपसे कि जो पीड़ित हैं, ये 26 लोग हैं, इनकी आवाज बनेगा इंडिया न्यूज। और जो गुनहगार हैं इसके पीछे, जिनकी वजह से इन 26 लोगों की आंख की रोशनी चली गई, उनको सजा जब तक नहीं मिलती है तब तक इंडिया न्यूज लगातार इस आवाज को उठाता रहेगा। मेरे साथ ऋषि मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, मुजफ्फरपुर से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। ऋषि, ये सिर्फ सफाई दे देने से या ये कह देने से कि गलती हो गई, हम जांच कराएंगे, हम सजा देंगे, हम दोषियों को सामने लेकर आएंगे, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन जिन 26 लोगों की आंखें चली गई, उनकी जिंदगी का क्या? पुनीठा जी, पहले तो मैं इंडिया न्यूज और राणा स्पंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। राणा स्पंद जी से मेरी सुबह बात हुई थी इस विषय को लेकर। पहले तो इंडिया न्यूज को इस बात की शुभकामनाएं कि शिक्षा माफियाओं के विरुद्ध जिस प्रकार से इंडिया न्यूज ने अभियान छेड़ रखा है, इसके लिए आपके पूरे टीम को और खासकर राणा स्पंद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आपको लाखों विद्यार्थियों का आशीर्वाद स्नेह मिल रहा है कि और ये बिहार में एक बिल्कुल। लेकिन ऋषि जी, मैं चाहूंगा हम सीधा मुद्दे पर आ जाएं, इस पॉइंट पर आ जाएं, क्योंकि ये समस्या बहुत ये गंभीर है। ये आप समझ लीजिए, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ हो गया है। आगे क्या खाएंगे, क्या खमाएंगे, क्या खिलाएंगे अपने परिवार को ये लोग?
देखिए अपनेठा जी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि यदि जिस आई सेंटर ने इस कैंप को लगाया था, यदि पूरे प्रोटोकॉल और नॉर्म्स को फॉलो किए होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मैं इस विषय पे कई डॉक्टरों से बात किया, उनका एक कहना था कि जहां ये आई कैंप लगाया गया था वहां पे जो ओटी है या जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया इस ऑपरेशन के दौरान, क्या वह सैनिटाइज किए गए थे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि जब मैंने डॉक्टरों से बात किया और उनका ये कहना था कि ऑपरेशन में यदि दिक्कतें आती हैं तो लेंस को लेकर आती है। और ये संक्रमण होना ये बताता है कि जो लिक्विड इस्तेमाल होता है ऑपरेशन के दौरान या जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है या जहां ये ओटी बनाया गया होगा ऑपरेशन जहां ये किया गया, उनको फुल्ली सैनिटाइज नहीं किया गया होगा, कहीं न कहीं उसमें लापरवाही बरती गई होगी। और अब मैं सिविल सर्जन साहब विनय शर्मा जी का बयान सुन रहा था कि जांच होगी। आप सिविल सर्जन हैं, आपके जिम्मे पूरे मुजफ्फरपुर की स्वास्थ्य की जिम्मा है और मैं बता दूं जहां ये सिविल सर्जन बैठते हैं और जहां ये घटना हुई है मत चंद मीटरों की दूरी है, और आपको ये मालूम नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने कंप्लेन किया है और मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। खैर ये आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऋषि मिश्रा, आप तो वहां पर हैं ही, आप भी अपने स्तर पर पता कीजिए और हम भी लगातार इसे मुहिम की तरह हम छेड़े रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उनको। आपका शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और जिंदगी से खिलवाड़ सिर्फ बिहार में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। 20 लाख से ज्यादा आवेदक बेबस, लाचार और असहाय इस वक्त खुद को महसूस कर रहे हैं। जी हां, 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा को अचानक से रद्द कर देना पड़ा, क्योंकि मेरठ बुलंदशहर में इसका पर्चा लीक हो गया था। आलम यह था कि यूपी के सीएम कार्यालय से 9 किलोमीटर दूर मुंशी पुलिया में ये पर्चे चौराहे पर बिक रहे थे। कल्पना कीजिए आप, क्या तमाशा लगा रखा है। इतने लाखों लोग आवेदक हैं, करीब 13 लाख आवेदक थे जिन्होंने साल भर जी तोड़ हाड़ तोड़ मेहनत की, इसकी तैयारी की, रोजगार की आस में दिन रात इन्होंने एक कर दिया, भविष्य के सपने लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां उम्मीद नहीं, उनको हताशा मिलती है। सबसे पहले हताश और निराश युवाओं की बात सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि सरकार ने इस पर किया क्या है। एग्जाम था, प्राइमरी का एग्जाम देने हम लोग जैसे बैठे थे अंदर, तो आधे घंटा भी नहीं हुआ था, इन्होंने पेपर छीनने लगे, बोला कि पेपर आउट हो चुका है, पेपर आपकी कैंसिल किया जा रहा है। इस समय किसकी लापरवाही खामियाजा सभी को करना पड़ता है। सरकार की मैं इसमें लापरवाही दूंगा, सरकार की लापरवाही है, स्ट्रिक्ट प्रबंधन नहीं कर पाते ये लोग, और आने वाले समय में पहले इनके 2 साल से बाद में एग्जाम देते हैं, एग्जाम करवाते हैं, होल्ड करवाते हैं, उसके बाद में आज की डेट में एग्जाम को देने आ रहा है, कितने दूर से लोग आ रहे हैं, रात दिन तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं यहाँ पर आके, और एग्जाम देने आते हैं तो पता लगता है कैंसिल हो गया है। अभी पेपर नहीं दिए होते, पेपर देने के बाद में पता लगता न्यूज़ आता कैंसिल हो जाता एग्जाम। ये मैं यहाँ पे यूपी टेट का पेपर देने आई थी, प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल, मगर दोनों ही पेपर यहाँ बताया गया है कि कैंसिल हो गए हैं। कितनी परेशानी हो रही, कितना दुख? सर परेशानी इतनी हो रही है कि पहले तो सब चीजें डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके हम लोग लेके आए, सुबह से हम लोग यहाँ सेंटर में पहुँचने के लिए इतनी देर तक यहाँ पहुँचे, उसके बाद 20 मिनट भी हमने पेपर नहीं दिया और 20 मिनट के अंदर अंदर का पेपर कैंसिल होने का नोटिस आ गया। अभी हमें 1 महीने से ये नोटिस दिया जा रहा था कि भाई यूपी टेट की परीक्षा है, यूपी टेट की परीक्षा है, और परीक्षा होने के बावजूद किसी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, मोदी सरकार यूपी सरकार ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट अभी तक कुछ भी इसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि पेपर। तो ये वो अभ्यर्थी हैं जो कह रहे हैं कि कुछ पता ही नहीं हो क्या गया, हमारे भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो गया। ये दर्द और ये हताशा देश के कोने कोने से इम्तिहान देने यूपी आए 20 लाख लोगों की है, 2-4 लोगों की नहीं। पर्चा लीक होने के बाद कुछ युवा तो आंसुओं से रोए और कुछ का दिल रोता रहा। चुनाव से पहले हुए इस कांड से पूरे यूपी में गुस्सा है, और गुस्सा तो हमें भी आ रहा है। इस मामले में पहली गाज गिरी है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय पर। अब तक 29 लोग हालांकि इस मामले में गिरफ्तार हुए। यूपी बिहार के सॉल्वर गैंग ने मिलकर पर्चा लिया। धर्मेंद्र शाही समेत 19 लोग एसटीएफ के रडार पर हैं। बताया जा रहा है कि 5-5 लाख रुपए में यह पर्चा बेचा गया। इस मामले को लेकर यूपी सरकार ने अभी तक का सबसे बड़ा एक्शन गाजीपुर में लिया है। ऐसा एक्शन कि आने वाली कई पुश्तें पर्चा लीक तो छोड़िए, नकल करने के नाम से भी कांपने लगेंगी। जी हां, गाजीपुर में शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर आउट कराने के पुराने मामले में बुद्धम शरणम इंटर कॉलेज से जुड़े शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की करीब 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। उनके चारों 4 संस्थानों को सील कर दिया गया है।
अवैध तरीके से खरीदी गई 3098 हेक्टेयर जमीन को भी कुर्क कर लिया गया है। शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा पर गैंग बनाकर नकल कराने और पेपर आउट कराने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। महेंद्र कुशवाहा पुत्र वंशीधर कुशवाहा थे, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था। उसी मुकदमे में जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत आदेश निर्गत किया है और ये उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। यह संपत्ति सब रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4 करोड़ 80 लाख की है। ये संपत्ति कैसे निर्मित की, कैसे बनाई गई? ये संपत्ति उन्होंने शिक्षा में नकल करा के, पर्चे आउट करा के उस तरह से निर्मित किया था। इसी के अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा के खिलाफ सामूहिक नकल कराने, पर्चे आउट करने आदि के संबंध में थाना कोतवाली गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा। और इस वक्त अरविंद चतुर्वेदी, संपादक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, मेरे साथ जुड़े हैं। अरविंद, अभी सरकार की गंभीरता तो नजर आ रही है कि इस मामले में कुछ लोग हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं और इस तरह की चीजें आगे ना हो, यूपी सरकार के सामने एक मौका है कि नजीर पेश की जाए। लाखों लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार पे हमला कर दिया और उनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ी चूक है। सरकार दावे बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई, वाकई ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ लगातार इस पे काम कर रही थी। उसके बाद भी ये पूरा का पूरा पर्चा लीक हो गया, आम लोगों तक पहुंच गया, 5-5 लाख रुपए में पर्चा बेच दिया गया और आप सोचिए कि पूरे प्रदेश में पर्चे वायरल हो गए। सवाल यह है कि इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की जो इस समय सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती ये है कि विपक्ष के सवालों का वो किस तरीके से जवाब दे। परीक्षा बेहतर तरीके से कराना ये तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दे पे, विपक्ष के मुद्दे पे सरकार जो है कहीं न कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने त्वरित कार्रवाई की और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई लगातार चल रही है। आज आप देखिए कि जिन लोगों ने परीक्षा को कंडक्ट किया था, उसके एक बड़े अफसर को निलंबित कर दिया गया। लेकिन प्रश्न ये है कि इतने बड़े लूपहोल की जानकारी सरकार के पास, इनकी जो अलग अलग खुफिया एजेंसियां हैं उनके पास क्यों नहीं थी, ये सवाल तो बनता है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरविंद चतुर्वेदी आपका साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर और खासतौर पर वो मुद्दे जो आम आदमी से जुड़े हैं, हम जगाते रहेंगे देश को। लौट रहे हैं फौरन वापस। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी के दरभंगा से विधायक संजय सरावगी आपस में भिड़ गए। दोनों की शर्मनाक हरकत कैमरे में कैद हो गई। बताया गया कि तुम कहने पर विवाद इतना बढ़ गया कि बात गाली गलौच तक पहुंच गई। इसके बाद मीडिया कर्मियों को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा, लेकिन छोटी सी बात पर माननीयों की ये अभद्रता सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद दोनों ही माननीय सफाई देते हुए नजर आए। मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी, मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी। चुप। तेल मिलावटी करके बेचता है, कमाता है, हमको तुम करेंगे, मारेंगे, हो जाएगा। इस गाली गलौच पर बीजेपी के दरभंगा से विधायक संजय सरावगी ने आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र और पूरे आरजेडी के संस्कारों पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं भाई वीरेंद्र अपनी शराफत की दुहाई देते नजर आए। बोले, आप तो जानते ही हैं कि हम कितने संस्कारी लोग हैं, यानी कि पहले गाली और फिर संस्कार की दुहाई। सुनिए जरा। संस्कार रहेगा,
जो भी राजद के लोग हैं, विपक्ष का संस्कार ही ऐसा है, तो संस्कार ऐसा है तो ऐसा परिलक्षित उन लोग का हो जाता है। इन लोगों ने जैसे 15 सालों में बिहार को लूटा है, जब इनकी सत्ता थी, अपहरण उद्योग चल रहा था, कितने लोग बिहार को छोड़ के चले गए। अब इन लोगों को वैसा मौका नहीं मिल रहा है, तो वैसा नहीं मिल रहा है तो इन लोगों को जो संस्कार दिया है, चाहे इनके दल ने संस्कार दिया है, जैसा जैसा इन लोगों ने संस्कार पाया है, वही संस्कार इन लोग को परिलक्षित होता है। व्यक्तिगत रूप से आना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, तो इन लोगों को संस्कार ही ऐसा दिया जैसा। नहीं, कोई भी बात नहीं, हम लोग तो नीति पर बात करते हैं, जनता की समस्याओं पर बात करते हैं, लेकिन जो संस्कार इन लोगों का है, जैसा संस्कार दिया है वैसा ही तो संस्कार होगा, वैसे ही भाषा का इस्तेमाल इन लोग करेंगे। हाँ, मिलावट करते हैं। और क्या करेंगे जिन लोगों ने राज्य को लूटा है, अपहरण उद्योग जिन लोगों ने चलाया है, जिन लोगों ने बिहार के को गर्त में मिला दिया, वो लोग ऐसी ही बातें करेंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ पे पब्लिक फिगर हैं, यहाँ पे इस तरह के सदन परिसर में क्या लगता है? नहीं, एकदम गलत है ये एकदम गलत है। का जो एज है उसके अनुसार अगर तुम कोई हमको बोलता है और संस्कार पर आरोप लगाता हो कि संस्कारी लोग नहीं हैं, आप सभी जानते हैं कि हम कैसे संस्कार के लोग हैं, और हम कभी भी किसी को तुम ताम नहीं करते हैं। हमसे जो छोटे माननीय विधायक होते हैं, मैं उनको माननीय विधायक ही कहता हूं, और हम कभी भी इस तरह का काम नहीं करते हैं। और ये लोग गलत लोग हैं और सरकार में शामिल हैं, और बिजनेस उनका जो है हम जानते हैं, और सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि किस तरह से बिजनेस वो करते हैं। गालीकांड के बाद अब बिहार में शराबबंदी की बात, जहां शराबबंदी की पोल फिर से एक बार खुल गई है। अब शराब की बोतलें किसी गली मोहल्ले में नहीं बल्कि बिहार विधानसभा परिसर में बरामद हुई हैं। शराब की बोतलें बरामद होने के बाद बिहार विधानसभा में हंगामा हो गया। एक और नीतीश कुमार सफाई और सख्ती की बात करने लगे, तो दूसरी ओर विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आया। तेजस्वी यादव ने तो बिहार में शराबबंदी की पोल खुलने पर नीतीश कुमार का इस्तीफा ही मांग लिया। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए बिहार विधानसभा में शराब की बोतलें मिलती हैं, और आप देखिए कि अब इस पर दुहाई दी जा रही है। नीतीश कुमार शपथ लेते हैं कि शराबबंदी हम करके रहेंगे, लेकिन इसके बाद ये कोई पहली घटना नहीं है। गली मोहल्लों में इधर उधर तो खूब शराब कई बार बरामद हुई है बिहार में, लेकिन इस बार चूंकि विधानसभा में शराब मिली है, विधानसभा परिसर में, तो इसने नीतीश कुमार के शराबबंदी के दावों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, और इन सवाल को और मजबूती से तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अभी हमने इनसे पूछा है तो इन्होंने कहा है कि इस कैंपस में कहीं शराब का बोतल मिला है, ऐसी बात आप बता रहे हैं। ये तो बहुत ही खराब बात है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और मैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने ही कहूंगा, आप इजाजत करिए ये पूरे के पूरे चीज को एग्जामिन करने के लिए। आज ही हम सबको कहते हैं, पूरे हम कह देंगे अभी अभी हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और डीजीपी हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वायरी करवाइए, और अगर आप इजाजत दे दीजिएगा तो यहां पर कैसे शराब का बोतल आया है। और ये मामूली बात नहीं, अगर यहां पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 15 साल देख लीजिए कितना बेमिसाल तरीके से धड़ल्ले से बिहार विधानसभा शराब की बोतल पहुंच गई। बिहार को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, नीतीश जी ने। बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, गरीबी, गुर्बत, पलायन, ना रोजी ना रोजगार, ना कारखाने, ना शिक्षा, ना चिकित्सा, ना दवा, ना इलाज, कुछ नहीं। पूरी तरीके से चौपट करते हैं लोग। अब अगर बिहार विधानसभा में मिल रहा है तो मुख्यमंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब माफिया के जल सरकार नहीं रोकेगा तब तक ही शराब मिलता रहेगा। सरकार को चाहिए कि माफियाओं को जो बाहर से जो शराब लाता है, इंटर जो करता है, वहाँ प्रशासन पुलिस को लगाना चाहिए। मजबूत आदमी को छानबीन करके गाड़ी जो उत्तर प्रदेश से आता है, नेपाल से आता है, झारखंड से आता है, चाहे कहीं से आता है, तो उस पर तो बॉर्डर पर चेकिंग होना चाहिए।
गाड़ी को। सरकार निकम्मा हो गई है, अब पंगु हो गई है सरकार, इसीलिए रोक नहीं पा रही है, इसीलिए बिहार में शराब मिलता है। इस पर सरकार भी गंभीर है और हम लोग तो इसको सख्ती से निपटना ही चाहते हैं। और इस तरह की चीजें हैं, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि काफी कमी आई है। सरकार ने लगातार सतर्कता बरती है कि इस कानून को 100% रूप से कैसे बिहार में बेहतर ढंग से लागू करें, क्योंकि यह लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ है। तो इन सारी चीजों का तो हम सब वैसे भी काफी ध्यान रख रहे हैं। इधर किसानों के नाम पर संसद में शुरू हुआ हंगामा अब सांसदों के निलंबन को लेकर और तीखा हो गया है। विपक्ष किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है, तो वहीं सरकार माफी मांगने की बात कर रही है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि माफी किस बात की? क्या जनता की आवाज उठाने के लिए माफी मांगी जाए? क्या सरकार से सवाल पूछने के लिए माफी मांगी जाए? बहरहाल संसद में कामकाज एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, लेकिन क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? यह विपक्ष की मांगे फिर जायज हैं, क्योंकि जिन किसानों की मांगों को लेकर विपक्ष संसद पर चढ़ाई का मंसूबा पाले हुए था, वो किसान अब घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की दुविधा यह है कि वो खुद को किसानों का सबसे बड़ा हिमायती बताना चाहते हैं। ऐसे में सरकार इस हंगामे के बीच फंसी हुई नजर आ रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जरा टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें आप देखिएगा। अब जो तस्वीर आपके सामने आएगी उसमें पहली तस्वीर 11 अगस्त 2011 की है, जब विपक्ष के हंगामे की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई थी। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आज की है, जहां निलंबन पर बवाल हो रहा है। 12 सांसदों को निलंबित किया जाता है, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। और इससे पहली जो तस्वीर है वो 11 अगस्त यानी कि मॉनसून सत्र जो हुआ था, 11 अगस्त के दिन जो किया था इन 12 सांसदों ने, उसकी सजा इन सांसदों को पहले दिन यानी कि 29 नवंबर को जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, उस दिन इनको दी गई थी। तो राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति वेंकैया नायडू ने क्या कहा है, पहले उसको सुनिए। What is this? What is this? What is this? Please sit down. Sit down. Sit down, Mr. Venugopal. This is not the way. See, you try to mislead the House. You disturbed the House. You ransacked the table, and you also throw the papers on the chair. And also, you have got, some of them have gone down to the table. And then you are giving me lessons. You are giving me lessons. You are giving me lessons. So this is not the way. It was the motion was moved. It was approved, action is taken, it is final. और वहीं सरकार और विपक्ष भी इस मौके पर एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। माननीय सदस्य इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो एक सदस्य ने अभी अनाप शनाप सुबह आरोप लगाया कि संख्या की वजह से हमने ये किया। आप सब जानते हैं कि संख्या में दोनों सदनों में पूरी तरीके से सरकार के साथ संख्या है। लोकसभा में और राज्यसभा में हमारे पास पूरी तरीके से समर्थन है, उसी के साथ ये सब कानून पास हो रहे हैं। फंक्शन नहीं करने देने के कारण ये गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई और उसमें सदन का भी अपमान और चेयर उनके कलीग्स का अपमान बार बार होता रहे। मार्शल्स के ऊपर जो हमला हुआ उसके लिए भी उनके कोई खेद नहीं व्यक्त करने को तैयार है, कोई माफी मांगने को तैयार नहीं है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए ये आवश्यक था कि कार्रवाई ली जाए। इधर केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही कृषि कानूनों को वापस ले लिया। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या अब किसान अपना आंदोलन खत्म कर देंगे? कुछ किसान संगठनों ने इसके संकेत भी दिए हैं, लेकिन अब किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि आंदोलन इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। हालांकि 32 किसान संगठनों ने यह इशारा दिया है कि इमरजेंसी मीटिंग के बाद वो किसान आंदोलन वापस ले सकते हैं। इमरजेंसी मीटिंग कौन सी? जो कल होने वाली है। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। जो जत्थेबंदी है पंजाब की
वो जाने के लिए बड़े आतुर बैठे हैं कि वापस हम कब चले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा एसकेएम साथ में और कोई लोग जाने को तैयार नहीं। ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि कोई जाने को तैयार बैठा। जब तक यह मुकदमों का निस्तारण नहीं होगा, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं होगा, जो हमारे शहीद परिवार हैं उनका कोई मसला समाधान नहीं होगा जब तक कोई यहाँ से जाने को तैयार नहीं। धन्यवाद। और इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि किसान फिलहाल तो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। हालांकि सरकार ने बातचीत के जो रास्ते खोले हैं उसमें देखा जाएगा कि क्या हल निकलता है। मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने राकेश टिकैत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, देखिए जरा। अभी एक बड़ी खबर आई है। पहला, आपको बहुत बधाई, तीनों कृषि कानून रिपील हो गए जिसकी मांग आप पहले से कर रहे थे। एक बड़ी खबर यह आई है कि जो दूसरी बड़ी मांग थी आपकी और लगातार आप कह रहे थे कि एमएसपी पर कानून बने। एमएसपी को लेकर सरकार ने कहा है कि 5 लोग आपके आए और सरकार से बातचीत करें। वे जाएंगे, ये जानकारी है कि 5 लोग बुलवाए जो एमएसपी पे बातचीत करेंगे। वे कब जाएंगे, कहां जाएंगे, उसकी जानकारी हो जाएगी और इसमें संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा कि 5 लोग जाएंगे या ज्यादा जाएंगे और कब जाना है इसकी पूरी ऑथेंटिक जानकारी आ जाएगी अभी हमारे पास। ठीक है, स्वागत करते हैं, क्योंकि लगातार आप एमएसपी पर बातचीत कर रहे थे। किसान संगठन कह रहे थे कि एमएसपी भी हमारी बड़ी डिमांड है। पहली जीत हुई, तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए गए। दूसरी जीत, एक कदम सरकार ने आगे बढ़ाया है एमएसपी पर बातचीत करने के लिए। नहीं, बातचीत होनी चाहिए। 1 साल से लोग बैठे हुए हैं, एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है, तो उस पर बातचीत होनी चाहिए, उस पर कानून बनना चाहिए बातचीत पे। और सरकारों ने बातचीत के लिए रास्ते खोले हैं। 11 महीने बाद ही सही, एक रास्ते तो खुले, बातचीत शुरू होगी तो इसका समाधान भी निकलेगा आंदोलन का। ठीक है साहब, एक चीज पर कंफ्यूजन है और आपने भी कहा कि कंफ्यूजन कुछ लोग फैला रहे हैं। संगठन के ही कुछ लोग हैं, किसान संगठन के, जो कह रहे हैं कि अब जब सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है तो हमको भी घर वापस जाना चाहिए। आपका अपना इरादा क्या है? जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनता, ये जो पर्चे दर्ज हैं ये वापसी नहीं होते मुकदमे। तो आपने देखा कि कैसे सियासत अपनी चालें चलती है और आम आदमी से वो कैसे कोसों दूर होती जा रही है। सियासत अगर जिम्मेदारी से अपना काम करती तो बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्जनों लोगों को अपनी आंखें नहीं गंवानी पड़ती। उत्तर प्रदेश में 20 लाख युवाओं को इस तरह से रोना नहीं पड़ता। और इन सबसे संवेदनहीन हमारे नेता अपने सियासी फायदे के लिए मान सम्मान और गरिमा को तार तार कर रहे हैं। लेकिन इंडिया न्यूज का वादा है आपसे, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जागते रहो, यही हमारा नारा है। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दों और मसलों के साथ। तब तक नमस्कार।